नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 पॉलिटिकल प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट की। पहले पार्ट में हमने कवर किया है इसके अन्य पैसेज को। तो आज हम बात करेंगे 9.3, क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। इस बात को समझेंगे और पूरा देखने का प्रयास कर रहे हैं। अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है, लेकिन कभी कभी अशांति लाने की अपरिहार्य पूर्व शर्त जैसी होती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि तानाशाहों और पीड़कों को जबरन हटाकर भी उनको जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है, या फिर उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है। लेकिन अच्छे मकसद से ही भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाने की होती है और इसके कारण यह अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला छोड़ जाती है। शांतिवादी की मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकना नहीं, प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बल देना है। वैसे संघर्षों का एक प्रमुख तरीका सविनय अवज्ञा है और उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में इसकी सफलतापूर्वक इस्तेमाल होता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक प्रमुख उदाहरण है। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया है और विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज दी है। जब उसने काम नहीं चला तो उन पर नैतिक और राजनैतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन आरंभ किया, जिनमें से अनुचित कानूनों को अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल था। उनसे प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरह का संघर्ष शुरू किया था। नागरिक अवज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकती हैं। कभी कभार वे अपनी विसंगतियों के बोझ से ध्वस्त भी हो सकती हैं। निरंकुश सोवियत व्यवस्था का विघटन इसका ताज़ा उदाहरण है, पर ऐसे सुखद नतीजे को गारंटी सभी मामलों में नहीं हो सकती। हिंसा की सहायता लेने का लालच तब अपरिहार्य हो जाता है। यह भी औचित्यपूर्ण शांति की खोज में अंतर्निहित विकट स्थिति का ही अंग है। शांति और राजसत्ता की अगर बात करें 9.4, शांति और राजसत्ता। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि हर राज्य अपने को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। इससे अपने हितों को केवल अपने नज़रिए से देखने और हर हालात में अपने हितों को बचाने और प्रेरणा की प्रवृत्ति जन्म लेती है। शांति का अनुसरण करने के लिए जरूरी होता है कि हम स्वयं को बेहतर मानवता के एक हिस्से के रूप में देखें, लेकिन इससे अलग राज्यों में लोगों में फर्क करके हम क्या देखते हैं, लोगों में फर्क करके देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। आपने अपने नागरिकों के हितों के नाम पर वे अक्सर बाकी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल हर राज्य ने बल प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है। हालांकि राज्य से अपेक्षा यह थी कि वह सेना या पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरोध के स्वर को दबाने के लिए किया जा सकता है। विश्व अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित है, इसलिए इससे शांति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होते हैं। यह निरंकुश शासन और म्यांमार जैसी सैनिक तानाशाही में सबसे अधिक स्पष्ट दिखती है। समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सार्थक लोकतांत्रिकरण और अधिक नागरिक आज़ादी की एक कारगर पद्धति है। इसके माध्यम से राजसत्ता को ज़्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है। रंग भेद के खात्मों के बाद दक्षिण अफ्रीका में यही तरीका अपनाया गया है, जो हाल के वर्गों में राजनीतिक सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और शांति के सुरक्षित बने रहने के बीच घनिष्ठ संबंध है। 9.5 की अगर हम बात करें तो शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई गई हैं।
इन रणनीतियों को आकार देने में 3 प्रमुख दृष्टिकोण ने मदद पहुंचाई है। पहला तरीका राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देना है, उनकी संप्रभुता का आदर करना है और उनके बीच प्रतिद्वंदिता को जीवंत सत्य मानता है। उसकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंदिता के उपयुक्त प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका का शमन सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने की होती है। कहा जाता है कि वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्षों में गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया है। दूसरा तरीका भी राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति को स्वीकार करता है, लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है। यह विभिन्न देशों के बीच विकास, समान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहित करेंगे। परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे, जिसमें शांति की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। इस पद्धति के पैरोकार द्वारा अक्सर दिए जाने वाला एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के यूरोप का है, जो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता गया है। पहली 2 पद्धतियों से भिन्न तीसरी पद्धति राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था मानते हैं। यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मानचित्र बराबरी है और वैश्विक समुदाय के युद्ध को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानता है। वैसे समुदाय के बीच राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार बढ़ती आपसी अंतःक्रियाओं और संशयों में दिखते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगम और जन आंदोलन जैसे विभिन्न गैर सरकारी करतार सम्मिलित हैं। इस तरीके के प्रस्ताव को समर्थक तक देते हैं कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्रों की पहले से ही घट गई प्रधानता और संप्रभुता की ओर अधिक छीड़ कर रही हैं, जिसके फलस्वरूप विश्व शांति कायम होने का परिस्थिति तैयार हो रही है। यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र तीनों ही पद्धतियों के प्रमुख तत्वों को साकार कर सकता है। सुरक्षा परिषद, जो अस्थायी सदस्यता और 5 प्रमुख राष्ट्रों को निषेधाधिकार, अन्य सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को भी गिरा देने का अधिकार देता है, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता की व्यक्त करता है। आर्थिक सामाजिक परिषद अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को आकार देना और लागू करना चाहता है। समकालीन चुनौतियों की बात करें हम, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शांति के प्रति खतरों को रोकने और समाप्त करने में यह सफल नहीं हुआ है। इसके बजाय दबंग राष्ट्रों ने अपने संप्रभु का महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया है और क्षेत्रीय सत्ता, संरचनात्मक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की अपनी प्राथमिकताओं और धारणाओं के आधार पर बदलना चाहा है। इसके लिए उन्होंने सीधी सैनिक कार्रवाई का भी सहारा लिया है और विदेशी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। ऐसे आचरण का ज्वलंत उदाहरण अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका का ताज़ा हस्तक्षेप है। इससे उभरे युद्ध में बहुत सी जाने गई हैं। आतंकवाद के उदय का एक कारण आक्रामक राष्ट्रों का स्वार्थपूर्ण आचरण भी है। प्रायः आधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीकों का दक्ष और निर्मम प्रयोग करके आतंकवादी इन दिनों शांति के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001 को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र का ध्वस्त किया जाना इस अमंगलकारी वास्तविकता की उल्लेखनीय अभिव्यक्ति है। इन ताकतों द्वारा अति विध्वंसक जैविक, रासायनिक अथवा परमाणुविक हथियारों के इस्तेमाल की आशंका दहला देने वाली है। वैश्विक समुदाय ध्वंस जमाने वालों ताकतों की लोलुपता और आतंकवादियों की गुरिल्ला युक्तियों को रोकने में असफल है। वह अक्सर नस्ल संहार अर्थात किसी समूचे जनसमूह
के व्यवस्थित संहार का मूक दर्शक बना रहता है, या खास करके रवांडा में साफ तौर पर दिखा। इस अफ्रीका देश में 1994 तक बिना तकरीबन 5 लाख जो है तुस्सी लोगों को हुतू लोगों ने मार डाला। हत्याकांड के आरंभ होने से पहले खुफिया जानकारी उपलब्ध होने पर और इसके भड़कने पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में घटना का विवरण आने के बावजूद कोई अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा के खून खराबा को रोकने के लिए शांति अभियान चलाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि शांति एक चुका हुआ सिद्धांत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान और कोस्टारिका जैसे देशों ने सैन्य बल नहीं रखने का फैसला किया। विश्व के अनेक हिस्सों में परमाणु हथियार से मुक्त क्षेत्र बने, जहां आणविक हथियारों को विकसित और तैयार करने पर एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त समझौते के तहत पाबंदी लगी है। आज इस तरह के 6 क्षेत्र हैं जिसमें ऐसा हुआ है या इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसका विस्तार दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र और मंगोलिया तक है। सोवियत संघ ने 1991 में विघटन से अति शक्तिशाली देशों के बीच सैनिक प्रतिद्वंद्विता, खासकर पारमाणविक प्रतिद्वंद्विता पर पूर्ण विराम लगा रखा है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रमुख खतरा समाप्त हो गया है। इसके अलावा समकालीन युग शांति को बढ़ावा देने के लक्ष्य को लेकर होने वाली बहुतेरी लोकप्रिय पहलकदमियों को साक्षी बना है। इन सभी को प्रायः शांति आंदोलन कहा जाता है। पहले विश्व युद्ध के कारण हुए विध्वंस ने इस आंदोलन को प्रेरित किया है। यह तब से जोर पकड़ता गया है और राजनीतिक तथा भौगोलिक अवरोधों के बावजूद दुनिया में बड़े पैमाने पर इसने अनुयायी पैदा किए हैं। इस आंदोलन को विभिन्न तबके के लोगों ने बढ़ावा दिया है, जिनमें लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षक, पत्रकार, पुजारी, राजनेता और मजदूर सभी सम्मिलित हैं। इसका लगातार विस्तार हुआ है और महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे अन्य आंदोलन के समर्थकों में पारस्परिक फायदेमंद जुड़ाव होने से यह और अधिक सघन हुआ है। इस आंदोलन शांति अध्ययन नामक ज्ञान की एक नई शाखा की सृजन किया है और इंटरनेट जैसे संप्रेषण के नए माध्यमों का कारगर सा इस्तेमाल भी किया है। वाद विवाद में अगर बात करें, यहाँ देख सकते हैं आप कि समकालीन विश्व में परमाणविक हथियार युद्ध रोकने में सहायक क्या है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, जो कि बाद में हम देखेंगे अलग से। निष्कर्ष अब किसका क्या निकलता है इस बारे में बात कर लेते हैं। इस अध्याय में हमने शांति के विभिन्न पहलुओं, इसके अर्थ, इसके सामने की बौद्धिक और व्यवहारिक चुनौतियों तथा इसके लक्षणों की तहकीकात की है। हमने देखा कि शांति के क्रियाकलापों में सद्भावनापूर्ण सामाजिक संबंधों की सृजन और संवर्धन के अविचल प्रयास शामिल होते हैं, जो मानव कल्याण और खुशहाली के लिए प्रेरक होते हैं। शांति के मार्ग में अन्याय से लेकर उपनिवेशवाद तक अनेक अवरोध हैं, लेकिन उन्हें हटाने में बेलाग हिंसा का प्रयोग का लालच अनैतिक और अत्यधिक जोखिमपूर्ण है। दोनों हैं। नस्ल संहार, आतंकवाद और पूर्ण युद्ध के युग में जो नागरिक और योद्धा के बीच की रेखा को धूमिल करता है। शांति की खोज को राजनीतिक कार्रवाई के साधन और साध्य दोनों को ही रूपायित करना चाहिए। अब यहाँ पर देख लिया हमने, निष्कर्ष देख लिया। यहाँ पर प्रश्नावली आप देख सकते हैं, हम प्रश्नावली की अलग सीरीज में समझेंगे। अब हमने अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये क्लास 11th NCERT पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स के चैप्टर 9 यानी शांति को हम लोग पढ़ रहे थे और इसी के साथ ये चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट है और यहीं पर वीडियो को अंत करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मुझे आशा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं न कहीं हेल्पफुल होगा। इसी आशा विश्वास के साथ अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।